पॉलीमर्स होते हैं उनके जो मोलर This मास call का, is now being recorded. द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। कौन से ऑर्डर का होता है? 10⁻³ से 10⁻⁷। ठीक है, तो ये आप लोग को एमसीक्यू में पहली बात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीमर्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किस रेंज में होता है? तो 10⁻³ से 10⁻⁷। ठीक है, उनको एक और चीज क्या बुलाते हैं हम लोग? मैक्रो मैक्रोमोलेक्यूल। मॉलिक्यूल बुलाते हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। जो पॉलीमर बनने के लिए रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? मोनोमर्स। मोनोमर्स ही कंबाइन हो के क्या बनाते हैं? पॉलीमर। और पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी मैं कुछ दे देता हूं, यहाँ पर एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि इथीन है आपका, तो जब पॉलीमराइज करोगे तो मैंने आपको सिंपल से टेक्निक तो बता ही दी थी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, दोनों तरफ से वैलेंसीज ओपन होगी और उसको कितने टाइम्स लिख देंगे बेटा? एन टाइम्स लिख देंगे। तो इथीन से पॉलीथीन बनता है। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए याद रखने के लिए अब याद रखते हुए जाओ, और इसको सब टिक मार्क भी करते हुए जाना कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो नाइलॉन 66 के दो मोनोमर्स के नाम आप लोगों को बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहले का नाम होता है बेटा हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, और दूसरे का नाम होता है बेटा एडिपिक एसिड। ठीक है, हेक्सा मिथिलीन डायमाइन याद करते जाओ बेटा। ये पूरा का पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर इंफॉर्मेटिव चैप्टर है कि ये ऐसा होता है। ये मैंने आपको बताया और आपका काम क्या है कि उसको याद करो। ठीक है, टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चन ये सब इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, नीट में मुश्किल से एक क्वेश्चन आप लोगों को इसका मिल सकता है। ठीक है, और जेई में कभी आता है, मतलब रेयरली आता है, और कभी तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपने एक बार अच्छे से पढ़ के रखते हैं इसको कि नाइलॉन 66 कैसे बनता है बेटा? दो मोनोमर्स के नाम बोलो। हेक्सा मिथिलीन डायमीन होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? एडिपिक एसिड ना। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर पता चल रहा है? हाँ सर। हेक्सा मिथिलीन, मिथिलीन का मतलब होता यस है सर। बेटा CH2, ये पता है ना आप लोग को? CH2। और हेक्सा का मतलब होता है 6, और डायमीन का मतलब होता है NH2 और NH2, हेक्सा मिथिलीन डायमीन। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेने का। और एडिपिक एसिड मतलब दोनों तरफ COH, COH और COH, और बीच में कितने कार्बन होंगे? 4, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 6 और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 6 जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पहले मोनोमर में। ये 6 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन एटम इन सेकंड मोनोमर। तो इससे कंबाइन करके इसके अंदर 12 कार्बन एटम होते हैं एक रिपीटिंग यूनिट में। इसको हम लोग नाइलॉन 66 बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रह गया बेटा। हेक्सा मिथिलीन है तो 6 कार्बन तो हो गए, तो अब यहाँ पे कार्बन नहीं आएंगे। COH और COH में, ठीक है, COH में एक एक कार्बन हो गया है, तो अब बचे 4, तो वो 4 बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा। ठीक है, तो ये है हो गया नाइलॉन 66, समझ में आ गया? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ सर। नाइलॉन 66 के अंदर ये जो लिंकेज है बेटा, ये लिंकेज बहुत पतला हो गया ना। नाइलॉन 66 के अंदर ये लिंकेज है, उस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड लिंकेज। याद है बेटा? अमाइड लिंकेज बोलते हैं इसको, हाँ है ना? सर। C डबल बॉन्ड O और NH को अमाइड लिंकेज बोलते हैं। और ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉली अमाइड। अमाइड। क्योंकि अमाइड लिंकेज कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, इसको हम लोग पॉली अमाइड कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसका एक H कम किया है, और यहाँ से OH कम किया है। मतलब जब इन दोनों को ज्वाइंट किया है तो एक H2O मॉलिक्यूल इसमें से निकला है। और H2O का रिमूवल जब दो के ज्वाइंट होने के बाद हो, तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, है ना? तो ये एक एग्जाम्पल को लेके मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है।
तो ये सब आपको याद रखनी है बेटा, याद रखनी है कि जो नाइलॉन 66 है वो क्या है, पॉलीअमाइड। कैसे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। कौन सा छोटा मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनता है, तो H2O निकलने के बाद बनता है। नाइलॉन 66 में ये 6 और 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्सामिथिलिन डायमीन के अंदर 6 कार्बन, और दूसरा 6 रिप्रेजेंट कर रहा है एडिपिक एसिड के अंदर 6 कार्बन एटम। हेक्सामिथिलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसके अंदर पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ये क्या है, एक ही पेज आया क्या, अच्छा ऐसा करना है। ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ पे ना, हाँ तो दूसरा पेज अभी। हाँ, अब उसके बाद में क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कई तरह से क्लासिफाई हुए थे ये। ठीक है, हाँ सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन है ना, गुजसेट में भी मिलते हैं बेटा ना, गुजसेट की एग्जाम हुई अभी फिलहाल के लिए, तो गुजसेट के अंदर भी एक आध दो क्वेश्चन इसके पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बेसिस में रहता है। और सबसे ज्यादा एडवांटेज आप लोग को ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का कहाँ होता है अभी, तो वो आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम में होता है, जहाँ पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके रखना अपना काम है बेटा, और एक्स्ट्रा जो जो होता है वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा बेटा। ठीक है, ओके सर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर हो सकता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है, और सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा, नेचुरल मतलब कंप्लीटली नेचुरल, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया गया हो। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले याद रखो आप लोग, एग्जाम्पल को अंडरलाइन करो, एक एग्जाम्पल भी छूटने ना पाए बेटा। प्रोटीन, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन्स, रबर, ये सब के सब आपके नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है, इसको अंडरलाइन करके रखो। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होगा, जो पहले नेचुरल होगा और उसके अंदर कोई चेंज करने के बाद उसको बनाया होगा। तो जैसे सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज का एसीटेट बना दो, सेल्यूलोज का नाइट्रेट बना लो। और एक चीज हाईलाइट कर देना कि सेल्यूलोज एसीटेट को हम लोग रेयन के नाम से बुलाते हैं बेटा। ठीक है, हाँ सेल्यूलोज सर। एसीटेट रेयन और सेल्यूलोज नाइट्रेट। ठीक है, और बाद में होते हैं पूरे कंप्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसके सिंथेसिस हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका पॉलीथीन बैग्स हो गए, नाइलॉन 66 हो गया, बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, जितने भी अभी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। तो सोर्स के बेसिस पर नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक हो गया। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर लीनियर का मतलब एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन वो लोग इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको सर बेटा मेरी यहाँ बुक में अलग है। यस सर। क्या अलग है ये बोलो। आपकी पुरानी पीडीएफ है। सर आपकी पुरानी बुक है। हाँ हाँ, तो फिर क्या करें, इसमें नहीं है, ये सब चीजें नहीं दी हुई, लीनियर और ब्रांच चेन, सर नहीं नहीं सर, ये सब मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सर नो दिया सर है, दिया है सर। सफल है सब सर। हाँ सब सफल है। नीचे है ऐसा, हाँ सर। तो अभी क्या करें फिर, सब हम लोग नई पीडीएफ डाउनलोड करो एनसीईआरटी सर डॉट हाँ। वो एनसीईआरटी इतना डॉट तो मेरे को नीट अभी नहीं डॉट इन आएगा, से। क्या सर? इतना तो मेरे को अभी नहीं आएगा यार, सब वो वेबसाइट ओपन करके सब करने को नहीं आएगा। अरे तो सर सर आप 2 ही मिनट पीडीएफ लगेगा व्हाट्सएप सर। कर दे तो आप डाउनलोड हाँ कर लो। सर, क्या, व्हाट्सएप कर देते हैं सर हम। पीडीएफ व्हाट्सएप कर देते हैं, हाँ, आप डाउनलोड कर ये अच्छा बोला, चलो व्हाट्सएप करो। हाँ सर। कौन कर रहा है ये? करो कोई भी करो। चलो तो फिर एक काम कर लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, वो रिकॉर्डिंग चालू होगी ना। दिया सर व्हाट्सएप मैंने। व्हाट्सएप कर दिया है। हम्म, हाँ सर जा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। मिल गया। तो क्या करूँ,
फाइल मैनेजर में आया होगा ना व्हाट्सएप पे? हाँ सर, व्हाट्सएप मीडिया डायरेक्ट आया व्हाट्सएप हूँ। से खुल जाएगा। तो वो ऐप में नहीं खुलता है उसमें, वो अलग ऐप में खुलता है शायद, ऐसा कुछ है। ओपनिंग अनदर ऐप। यही खुला वापस। सर मैंने भेजी है दूसरी, नई वाली है। एक बेटा बेटा, वो तो मैं करता हूँ कुछ। हाँ हाँ हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई, चलो मिल गई। तो नई वाली आप लोगों ने पीडीएफ भेजी है, बात सही है। ठीक है, हाँ लेकिन सर। है ना उसके अंदर क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बहुत हटा दिया है उसके अंदर हाँ पूरा का सर, वही पूरा। किया है सर, मतलब तो जैसे उसके बाद में आपको सेमी सिंथेटिक पढ़ा है ना, उसके बाद हाँ में सर। डायरेक्टली उन्होंने टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन से स्टार्ट कर दिया है। पूरा सारे मतलब थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, वो सब कुछ हटा दिया है इसके अंदर। सर तो सर दूसरा उन आप लोग एक ने काम करो, हमको भेज दो। हाँ, मैं ऐसा करता ना हूँ, सर मैं आपको भेज अपना, देता हूँ। सर लेकिन एग्जाम्पल भी सर हटा हमारे दिए सर जेडब्ल्यू बहुत। और डीट में तो ये इसमें से पूछेंगे ना। नहीं, इसमें से नहीं पूछेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन आपके नहीं। सिलेबस में है। और इसके अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा है, तो वो तो मैं आपको अलग बुक से फिर लिखवाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए वो अगर टेक्स्ट बुक अगर आपके पास हो, वरना तो फिर वो लिखना पड़ेगा आपको इतना सारा अलग से। हाँ सर वो लिखना ऐसा पड़ेगा। कर सकते ऐसा हैं करो कि कि हमको मैं पुरानी वाली आपको टेक्स्ट बुक एक, हम ले लेंगे। हाँ पुरानी वाली टेक्स्ट बुक की पीडीएफ हम ले लेंगे, उसमें से हम लोग ऐसा हो तो कॉपी पेस्ट हाँ करके नोट्स बना लेंगे। नहीं, तो पुरानी पीडीएफ की लेने की क्या जरूरत है, मैं आपको अभी भेजता हूँ ना। हाँ उसमें से कॉपी पेस्ट करके हम लोग वो बना देंगे नोट्स। सर आपने लिखवाई भी तो है। मैंने क्या करी है? सर आपने जो वीडियो लेक्चर्स दिखाए थे हाँ ना, हाँ, उसमें वो आपने तो क्लासिफिकेशन बराबर का है, सब वो तो बनाया है, मैंने तो मैंने मैंने नोट्स आपको बनाई पूरा थी पढ़ा उसमें ही, से। हाँ मैंने तो पूरा पढ़ा ही दिया है आप लोग को। अभी रिवीजन के हाँ। लिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी क्वेश्चन करना शुरू करे और पॉली एक्राइल और नाइट्राइल अगर आप भूल गए हो, तो फिर इसलिए मैं क्या करवा रहा था, आपको रिवाइज करवा रहा था। ठीक यस है, सर। सर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये वाली आप लोग पढ़ो, है ना। मैं आपको सेंड ओके कर रहा सर। हूँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ अभी। हाँ सर। ठीक है, इसका इसमें सर नई वाली में वो ना सर एग्जाम्पल भी बहुत काट दिए। बहुत काट दिया, मैं वही बोल रहा हूँ ना। चलो बोर्ड लेवल पे हम लोग वो स्किप कर देंगे, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, वो सब हटा देंगे, है ना। इनफैक्ट तो सीबीएसई वालों ने तो ये चैप्टर ही उड़ा दिया है पूरा, ये चैप्टर ही खत्म कर दिया बोर्ड सर में अब से। हमारा कब आएगा सर? हाँ, वो तो फिर वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आपको पता है ना सब कुछ, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ। और टाइम लगेगा अभी? क्या कर सकते हैं बताओ, और हो सकता सर है कि वो लोग कट ही ना करें कुछ। सर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं सर, मतलब ऐसे बच्चों को से मार ही थोड़ी डालना है इन लोग को। हाँ, ऐसे से जे थोड़ी। डबल नीट भी कितनी जल्दी ले रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि पोस्टपोन करो तो भी। हाँ, अभी ना एग्जिस्टिंग तो लेट ही ले रहे हैं बेटा, जबकि हो सर जानी चाहिए तो कब की हो जानी चाहिए हाँ थी। सर, लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से थोड़ा। माहौल के हिसाब से बराबर है। चलो मैंने पीडीएफ शेयर कर दी हाँ है आप सर। लोग के साथ ही। ठीक है, तो अभी कैसे करोगे आप लोग, उसमें टिक मार्क तो नहीं कर पाओगे ना? तो सर हो जाएगा, पीडीएफ यूर में से कर सर देते हो हैं। जाएगा सर, हाँ सर। हम्म, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो अभी एडिट करूंगा ना मैं, मतलब मैं जो टिक मार्क कर रहा हूँ अभी, हाँ सर वो भेज देना हमको। वो वो भी। एडिटेड फाइल दूंगा आपको वापस एक बार। ये सही रहेगा, है ना। यस सर। हाँ सर। देखा, मेरा मेरा दिमाग का जवाब नहीं, आप लोग के यस। दिमाग में नहीं आएंगे। बहुत जोर सर, बहुत जोर। फिर क्या है यार, तेरे सर जैसा कोई हार्ड हिच कोई नहीं है, आगे ऐसा नहीं नहीं है। बोलता हूँ मैं। हाँ सर पता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं डिलीट नहीं करूँ, है ना। हाँ सर। जो भी मैं टिक मार्क कर रहा हूँ उसको मैं रहने दूँ। अभी ऐसा हुआ, चलो। हाँ सर। अब ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को इसके अंदर ये चीज याद करने को बोला था, ये एक, ये एक,
सर आप प्रेजेंट स्क्रीन करना भूल गए। हाँ पता है मेरे को। हाँ तो करो ना। आप बोल रहे हो ये। वो मैं पुराना कर रहा था। ठीक है, तो ये 10⁻³ से 10⁻7 ये याद करने को बोला, हो रहा है ना, अभी दिख रहा है ना। पॉलीमराइजेशन, मोनोमर्स क्या होते हैं ये आपको बताया। इथीन से पॉलीथीन बताया। ये नाम याद करना है, ये नाम याद करना है। ये पॉलीमराइजेशन जो है वो कंडेंसेशन वाला है, ये याद करना है। और ये जो है ना नायलॉन 6 इसमें ये 6 और 6 क्या रिप्रेजेंट करना है वो याद करना है। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लिंकेज कौन सी है, अमाइड, जिसके वजह से इसको क्या कहते हैं, पॉलीअमाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, बराबर इतना बताया था मैंने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बातचीत करी नेचुरल पॉलीमर की। उसमें प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन्स, रबर, ये देखा। ठीक है, और क्या देखा, सेल्यूलोज एसीटेट, रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सिंथेटिक में तो बहुत सारे हैं वैसे। नायलॉन 6 हो गया, बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, पॉलीथीन, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, ये सब कुछ है ना। अच्छा, उसके बाद में फिर ये सब नहीं दिया हुआ है ना, लीनियर ब्रांच चेन ये सब। तो अभी ये सब आप लोग देखो, तो नीट के लिए जब पढ़ना ना आप लोग, जेडब्ल्यू नीट के लिए, तो इसमें से रिवाइज करना। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर लीनियर पॉलीमर होते हैं। लीनियर पॉलीमर का मतलब इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इस तरह से जो इस डायग्राम बना के दिया हुआ है। और उसके अंदर लीनियर का एग्जांपल क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। लाइन से जो एक साथ में अरेंज होते हैं उसको लीनियर कहते हैं। और एक होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है कभी ना कभी HDP से। याद है बेटा, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी सब कुछ पढ़ा था। हाई डेंसिटी यस वाला सर। लीनियर ही होगा हाँ हमेशा। सर। क्यों हाई डेंसिटी वाला लीनियर ही क्यों होगा हमेशा? हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाला ब्रांच्ड होता है। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। हाई डेंसिटी वाला लीनियर होता है, या लीनियर जो होता है वो हाई डेंसिटी वाला होता है। लीनियर का मतलब क्या है बेटा, जो पैकिंग स्ट्रांग होगी उसकी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉपरली लीनियर फैशन में वो अरेंज हुआ है। अगर वो लीनियर पॉलीमर है तो उसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैप्स कम होंगे। ठीक है, वो काफी डेंस होगा, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथिन कहेंगे। ठीक है ना बेटा। ब्रांच वाले में देखो, ब्रांच वाले में कहीं ना कहीं ब्रांचिंग है। और ब्रांचिंग वाला एग्जांपल क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथिन। ठीक है, मैंने आप लोग को याद रखने का तरीका भी सिखाया था कि एल और एल मैच नहीं करते इसके अंदर। जो लीनियर है वो लो डेंसिटी नहीं है, याद आया। जो लीनियर है एल और एल मैच नहीं करते, लीनियर है वो लो यस सर। डेंसिटी नहीं है, तो वो हाई डेंसिटी है। तो ब्रांच वाला फिर लो डेंसिटी ही होगा बेटा। ठीक है। और क्रॉस लिंक और नेटवर्क में तो बहुत सारी क्रॉस लिंक होंगे। पहली वाली चेन तीसरे से जुड़ी हुई है, फिर दूसरा तीसरा से जुड़ा हुआ है, पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब क्रॉस लिंक। और इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा बेकेलाइट और मेलामाइन के फॉर्म में। ये भी आगे हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन किया हुआ है। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाईफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और तरह तरह की वो लिंकेजेस बनाते हैं और पूरा का पूरा क्रॉस लिंक बना देते हैं। हाँ, ये वाला आपको याद करना है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क पॉलीमर। तो आपसे क्या पूछेंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नेटवर्क पॉलीमर, इनमें से क्या नेटवर्क पॉलीमर है। तो आप लोग को पता चलना चाहिए कि नेटवर्क पॉलीमर ही क्रॉस लिंक्ड होता है, और क्रॉस लिंक्ड में बेकेलाइट और मेलामाइन का एग्जाम्पल आता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन किस तरह से हुई है उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन करा जा सकता है। और उसके अंदर होता है बेटा एडिशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन।
ठीक है ना। एडिशन कब होगा बेटा, जब इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जैसी चीजें होंगी तो वो 1 बाय 1 करके अरेंज हो जाएंगे और उसको बोलेंगे एडिशन। एक का एडिशन दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ में, इस तरह से होगा। ठीक है ना। एडिशन में दो तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कोपॉलीमराइजेशन। होमो और को में डिफरेंस क्या है, दोनों है तो एडिशन, एक का दूसरे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में एडिशन ही होने वाला है। होमो का मतलब क्या है कि ये वाला एग्जाम्पल होमो का है, मतलब एक इथिन तो दूसरा भी इथिन, तीसरा भी इथिन, चौथा भी इथिन, और ऐसे एग्जाम्पल हो गया आपका होमोपॉलीमराइजेशन का पॉलीथीन। ठीक है ना। कोपॉलीमराइजेशन का मतलब है तो अभी भी एडिशन एडिशन, लेकिन अगर एक 1,3-ब्यूटाडाइइन है तो दूसरा स्टाइरिन होगा, फिर वापस 1,3-ब्यूटाडाइन, फिर वापस स्टाइरिन, फिर वापस 1,3। इसका मतलब ये है कि जो मोनोमर है वो एक से ज्यादा है तो उसको हम लोग कोपॉलीमर्स बोलेंगे, और इस तरीके का ये बनता है, इसको हम लोग बुना एस भी बुलाते हैं। मैंने आपको याद करने का टेक्निक भी बताया था। एस का मतलब स्टाइरिन और बी यू का मतलब ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन, और ज्वाइंट करना आप लोग को आता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और बस जोड़ देंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये सब तो मैंने सिखाया हुआ है, खाली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि बुना एस के अंदर जो दो मोनोमर्स हैं उनके नाम 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा स्टाइरिन। 1,3-ब्यूटाडाइन एक होता है और दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर, स्टाइरिन होता है। स्टाइरिन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 और वो C के ऊपर C6H5 बेटा, है ना। लास्ट ईयर गुड सेट में पूछा था कि जो S है ना बुना S के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो S अल्फाबेट है बुना S के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चार ऑप्शन स्टाइल दिए हुए थे, उसके अंदर से हमको एक स्टाइरिन को सिलेक्ट करना था बेटा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एडिशन क्या, एडिशन के अंदर होमो का मतलब क्या, को का मतलब क्या, होमो का एग्जाम्पल क्या, स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होंगे बेटा। ठीक है, जैसे आगे बढ़े, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का मतलब मैंने आपको पूरा भी थोड़ी देर पहले समझाया, और एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया हुआ है, हेक्सामिथिलिन डायमीन और दूसरा क्या है, एडिपिक एसिड, है ना। याद आया बेटा आप लोग को, अभी थोड़ी देर पहले नाइलॉन 6 बना के बताया। यस अमाइड सर। लिंकेज होती है, पॉली अमाइड्स कहते हैं इसको, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एक नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 भी होता है सिर्फ, और एक टेरिलीन जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो भी एक एग्जाम्पल होता है बेटा। ठीक है, तो टेरिलीन जिसको डेक्रोन भी बोलते हैं, याद रखना, टेरिलीन को डेक्रोन भी बोलते हैं। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, ये तीनों एग्जाम्पल हो गए बेटा किसके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। ठीक है बेटा, चलो। और जो छोटे छोटे ग्रुप एलिमिनेट होते हैं इसके अंदर, मैंने बोला ना कि कंडेंसेशन के अंदर जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो वो वाले कौन से होते हैं, वाटर होते हैं, अल्कोहल होते हैं, HCl होते हैं, और एक्सेट्रा बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कंडेंसेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोगों की जो नई बुक आपने बताई इसके अंदर ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोर्ड के लिए नहीं है, अभी बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहला है इलास्टोमर, फिर दूसरा आप लोग को याद हो तो फाइबर था, फिर थर्मोप्लास्टिक था और थर्मोसेटिंग था। ये चार मैंने डिटेल में डिस्कस करवाया था, वैसे तो मैंने वीडियो लेक्चर में ये करवाया ही है, लेकिन इलास्टोमर का मतलब क्या होगा बेटा, उन लोग वो एक रबर के जैसे सॉलिड होंगे जिनको स्ट्रेच किया जा सकता है, तो उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होगी बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, रबर लाइक सॉलिड विद इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो हुआ है ना वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो मोनोमर्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसकी रेंज कितनी है उसके बेसिस पर हमने किया हुआ है। अब मुझे बताओ कि इलास्टोमर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती होगी वो कैसी होती होगी, वीक होती होगी या स्ट्रॉन्ग। जो दो मोनोमर्स हैं बेटा उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये इलास्टोमर के केस में कैसी होती होगी,
वीक होती होगी ना सर बेटा। वीक होती है, वीक तो की वीक होती है, इलास्टिक। तभी तो इसको आप स्ट्रेच कर पा रहे हो बेटा, है ना। तभी तो इसको स्ट्रेच कर पा रहे हो, तभी तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, तो ये आप लोग देखते हुए चलो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, रबर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बेटा? बुना एस, बुना एन, नियोप्रिन। इनकी फोर्सेस कैसी होती है? तो लिखा है वीकेस्ट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में नियोप्रिन जो आगे हम लोग बनाने भी वाले हैं, वैसे यहाँ पर बनाया हुआ भी है बेटा। ठीक है ना बेटा। क्लोरोप्रीन जिसको भी बोलते थे, क्लोरोप्रीन बोल सकते हैं, नियोप्रिन बोल सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि ब्यूटाडाइन तो होता ही है, टू मिथाइल नहीं, उसकी जगह पे टू क्लोरो अगर आ जाए, टू क्लोरो ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, तो उसका जब पॉलीमर बनाते हैं उसी को हम लोग नियोप्रिन बोलते हैं, वैसे आगे आएगा उसका। ठीक है बेटा। जैसे अभी फाइबर्स, अब फाइबर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं ये। तो इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन होती होगी वो कैसी होती होगी बेटा? एकदम स्ट्रांग होती होगी। और उसकी एग्जांपल क्या है आपके? पॉलीअमाइड्स में नाइलॉन 66, और टेरिलीन जिसको डेक्रोन भी बोले थे, और वो किसके अंदर आ गया बेटा? पॉली एस्टर। जब हम लोग बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस्टर ग्रुप कौन सा होता है इसके अंदर, है ना। तो ये इसमें याद रखो बेटा एग्जाम, which one is fiber, out of the following which one is thermoplastic, out of the following which one is elastomer। ऐसे टाइप के तो दुनिया भर के क्वेश्चन आज तक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये एनसीईआरटी को अंदर से डिटेल में पढ़ना इस चैप्टर के लिए जरूरी था। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाने से पहले आपको ये चीजें करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब याद है बेटा आप लोग को? क्या था? कि जिसको हीट करने से सॉफ्ट हो जाए और वापस कूल करने से हार्ड हो जाए। ठीक है ना, रिपीटेडली केपेबल ऑफ, ठीक है। और इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में कहीं होती है। मतलब इलास्टोमर की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, फाइबर की सबसे ज्यादा, और बीच में होती है बेटा आपकी थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल आपके पॉलीथीन तो प्लास्टिक हो ही गया बेटा, है ना। जैसे पॉली वाले जितने भी एडिशन वाले हैं ना, जैसे पॉलीस्टाइरिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी पाइप्स, पॉली एक्राइल और नाइट्राइल हो गया, ये सारे के सारे आपके थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना। पीवीसी का भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे जाके। और थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है? कि ये तो एकदम क्रॉस लिंक्ड है बेटा। ठीक है ना, इसको हीट करके हम लोग सॉफ्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर हीट करोगे ना तो वो प्लास्टिक की तरह जल जाएंगे और पूरे के पूरा, और इनफ्यूजिबल मास बना देंगे। ठीक है, जिसको वापस क्या बोलते हैं, रिस्टोर करा ही नहीं जा सकता। तो ये एग्जांपल क्या है आपके? बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से रेजिन बनता है वो हो गया, इसके अंदर एक मेलामाइन को आप जोड़ सकते हो बेटा। तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल किसके हो जाएंगे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर के। तो याद रहेंगे बेटा एग्जांपल, है ना। कभी कभी आप लोग को कैसा क्वेश्चन पूछ लेंगे पता है? मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर 4 मार्क को जेई में पूछना है उन लोग को, तो आपको मैच द फॉलोइंग, पहला इलास्टोमर लिखा होगा, दूसरा आपका फाइबर लिखा होगा, तीसरा थर्मोप्लास्टिक, चौथा थर्मोसेटिंग। और यहाँ पर ए बी सी डी में आपको एग्जाम्पल दे देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल। और आपको किस तरह से करना रहेगा? ए का बी है, 2 का सी है, 3 का ए है, 4 का डी है, और ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप लोगों को सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होने चाहिए बेटा। ठीक है, आइडिया हो गई क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ने, उसका मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन, जिसको हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, वो किस तरीके से होता है वो जगह समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ ये वाला आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो 3 स्टेप मैंने करवाए हैं वो कौन से करवाए थे? पहला था चेन इनिशिएशन, दूसरा था चेन प्रोपोगेशन,
तीसरा था चेन टर्मिनेशन। याद आता है बेटा आप लोग को ये सब चीजें? यस सर, याद है ना, है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए बेटा, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन में अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना तो उसमें समझाना कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजी टाइप हो गया कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता ही है और ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ बोलेगा डी है तो मैं बोलूंगा नहीं सी है, रीजन नहीं, हाँ सी है। हाँ सर, फैक्चुअल है सब। हाँ पूरा फैक्चुअल है। और उसके इनिशिएटर जो मैकेनिज्म होते हैं उसके, आपको पता होगा ना बेटा, इनिशिएट करने के लिए हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप में जो यूज करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये सब तीनों इनिशिएटर हैं, चेन इनिशिएट करने के काम में आते हैं ये। फिर चेन इनिशिएशन वाला स्टेप होता है, फिर एक को दूसरे से जोड़ते हैं, दूसरे को तीसरे से जोड़ के चेन को प्रोपोगेट करते हैं, और लास्ट में फिर आपस में कंबाइन करके चेन को टर्मिनेट करने का काम होता है। दैट इज अबाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया भी था। देखो मान लो कि ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, बीच में से जब कटिंग हुई तो एक डॉट ओ ने रखा, दूसरा डॉट ओ ने रखा, तो ये बन गया। उसमें से जब CO2 निकल गया तो C6H5 डॉट आ गया। फिर C6H5 जो डॉट है आपका, वो आपके इथीन से कंबाइन होके चेन को इनिशिएट कर चुका है। फिर आपका ये जो है ना, वो दूसरे इथीन से कंबाइन होगा और चेन को बड़ा करेगा। इस तरह से चेन लंबी लंबी होते तो बीच में N मॉलिक्यूल्स आ गए और ये बड़ी हो चुकी है। चेन प्रोपोगेट हमने कर ली। अब चेन को प्रोपोगेट करने के बाद टर्मिनेट करना होता है, तो ये वाला एक मॉलिक्यूल था उसको यहाँ लिखा, ऐसे ही दूसरे डब्बे में एक और था उसको यहाँ पे लिखा, और बाद में ये सी और ये सी ही आपस में कंबाइन होके एक बड़ा सा पॉलीथीन बना दिए। इसको हम लोगों ने बोला कि अब फ्री रेडिकल खत्म हो चुके हैं, चेन टर्मिनेट हो चुकी है। ये लास्ट स्टेप जो था वो चेन टर्मिनेशन वाला था बेटा। ठीक है, आइडिया आ गई, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो जैसे अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन कौन से पॉलीमर बनाए जा सकते हैं? पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन मैंने आपको अभी सिखाया कि दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और उसमें सबसे पहला अगर पढ़े लो डेंसिटी, लो डेंसिटी का जो प्रेशर है बेटा वो 1000 से 2000, टेम्परेचर 350 से 570, और इनिशिएटर के फॉर्म में आपको पेरोक्साइड इनिशिएटर यूज करना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कंडीशन याद ही करनी है बेटा, कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। लो डेंसिटी पॉलीथीन आपको बनाना है। बताओ मुझे, लो डेंसिटी जो होगा वो लीनियर होगा या ब्रांच्ड होगा? ब्रांच। ब्रांच होगा। ब्रांच। दिखाया कि एल और एल साथ में नहीं रखना है आपको, लीनियर और लो नहीं रखना है आपको, ब्रांच्ड होगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट आपको डाइऑक्सीजन या पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना, ये सब चीजें आप लोग को यूज करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। तो इसको, ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ, ब्रांच्ड है वो तो आपको पता चल ही गया। ठीक है ना, ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट है, ये सब एक दो बार रीड करते रहोगे ना तो आपको पता चलने लगेगा बेटा। टफ बट फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेशन में काम आता है। स्क्वीज बॉटल, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए काम आता है बेटा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है। अब हाई डेंसिटी ना, हाई डेंसिटी में प्रेशर बहुत कम है, टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली कम है, और एक स्पेशल कैटलिस्ट, जीगलर नाटा कैटलिस्ट आपको यूज करना होता है। वो क्या होता है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन रिप्रेजेंट्स जीगलर नाटा कैटलिस्ट? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर भी आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कभी कभी दे देते हैं। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे बेटा? ट्राई इथाइल,
ट्राई इथर है ना, C2H5, और एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जिगलर नाटा। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी ऐसे, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल कैटलिस्ट, प्रेशर कम टेम्परेचर कम में जो पॉलीथीन बनता है वो हाई डेंसिटी बनता है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो बेटा, अगर प्रेशर हाई रखेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे तो प्रोसेस फास्ट होगी। मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, देखो, टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे और प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो प्रोसेस फास्ट होगी, और फास्ट प्रोसेस में कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इसका मतलब वो बनेगा आपका ब्रांच्ड, कम प्रेशर में कम टेम्परेचर पे स्पेशल कैटलिस्ट यूज करके धीरे 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 करके पॉलीथीन बनाएंगे। तो आपका जो पॉलीथीन होगा वो कैसा बनेगा बेटा, लीनियर बनेगा, एक के बाद एक प्रॉपरली अरेंज होंगे, और उस पॉलीथीन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे बेटा। हाई डेंसिटी है तो ज्यादा टफ होगा, ज्यादा हार्ड होगा, डस्टबिन, बकेट, बॉटल्स, पाइप बनाने के लिए इसको यूज कर पाएंगे हम लोग। क्लियर हुआ? हाँ ना कुछ हाँ सर, हो गया। हाँ यस है सर। ना? सर। मैं अभी देखने वाला हूँ कितने लोग हैं अभी। 8 हैं, है सर। इतने ही थे। अब्दुल और मुर्तुजा दोनों नहीं होंगे ना आज? हाँ सर, वो दोनों नहीं है सर। वो दोनों नहीं है। आयुषी आयुषी ने नहीं है किया बोला था कि वो नहीं है, और इसके अलावा कौन एब्सेंट है? सर। उसके क्योंकि 8 ही अलावा है। सर बाकी कोई नहीं है, 13 लोग होते हैं तो 14। पंकज सर पंकज अभी लेफ्ट हुआ, अभी जस्ट। अभी अभी हुआ। हाँ जस्ट लेफ्ट हुआ ना, चलो बाकी हाँ सारे सर। प्रेजेंट है, मतलब हाँ सर। देखते हैं हाँ। लास्ट तक देखते हैं। उन उसका नेटवर्क इशू है शायद। हम्म, यस सर। चलो, है ना? तो ये याद रहेगा बेटा, जिगलर नाटा स्पेशल कैटलिस्ट की जरूरत कब पड़ी थी हम लोग को, जब एचडीपी बनाना था हमको। ये याद रहना चाहिए आप लोग को, कंफ्यूज बहुत होते हो आप लोग। तो एचडीपी के लिए कम प्रेशर कम टेम्परेचर स्पेशल कैटलिस्ट, इस तरह से आप लोग याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि कम प्रेशर पे प्रोसेस स्लो होगी, कम टेम्परेचर पे प्रोसेस स्लो होगी, और जिगलर नाटा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका अरेंजमेंट लीनियर होगा और जो पॉलिथीन बनेगा वो हाई डेंसिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। पॉलीटेट्राफ्लोरो इथीन, जिसको हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। अब देखो, बनाना तो आपको आता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अब तक हम लोग लेते थे। कह रहा है कि टेट्राफ्लोरोइथीन, मतलब चारों हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। और उसका पॉलीमर आपको बनाना आता है, मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और उसको n टाइम्स लिख देना है बस खाली, ठीक है। तो ये आपका बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको टेफ्लॉन बुलाते हैं, वो आपको याद ही रखना है बेटा, ठीक है। और टेट्रा का TE और फ्लोरो का F, तो टेफ तक तो आप पहुंच जाओगे, लॉन आप लोग खुद से लगा लेना। तो टेफ्लॉन याद रखने की टेक्निक भी इस तरह से हो सकती है, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन मतलब टेफ्लॉन, ठीक है। देखो कहाँ काम आता है, नॉन स्टिक सरफेस जो यूटेंसिल होते हैं ना बेटा, उसके अंदर काम आता है। ये ऑल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग कोटेड यूटेंसिल, ठीक है। और उसके अंदर खास बात ये लिखी है टेफ्लॉन की, ये बाजू में लिखी हुई है, ये अगर आप याद रखना चाहो तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे याद रख सकते हो कि अंडरगो डिकम्पोजिशन ऑफ टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सेल्सियस से जब अबव जाएंगे तो फिर वो टेफ्लॉन का भी डिकम्पोजिशन होने लग जाता है बेटा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखो, पहले बनता कैसे है, ठीक है। दूसरा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन उसका नाम है। तीसरा, उसको टेफ्लॉन बुलाते हैं, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल बनाने में काम आता है। ये आपको पूछा है बेटा, ये नॉन स्टिक वाला पार्ट पूछा है, नॉन स्टिक वाला जो है ना वो टेफ्लॉन ही है इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर। तो नॉन स्टिक मटेरियल बनाने के लिए इनमें से कौन सा पॉलीमर यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज होता है, और टेफ्लॉन कितने टेम्परेचर तक स्टेबल है, 300 के अबव उसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये इस तरह से याद करो।
पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है बेटा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, है ना। स्ट्रक्चर बनाने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, CH टू डबल बॉन्ड CH और वो C से CN जुड़ा हो, ठीक है। नाइट्राइल से आपको समझ में आ गया होगा कि वो CN जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन करवाना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये, ठीक है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा ये, यहाँ पे CN ग्रुप होता है, ये आपको दिखना चाहिए बेटा। अब कैसे काम आता है ये याद रखना है। सब्स्टिट्यूट फॉर वुल, कमर्शियल फाइबर्स, नाम बोला जाता है ऑरलॉन या फिर अक्राइलेन, ठीक है। ऑरलॉन या फिर अक्राइलेन, शॉर्ट में इसको हम लोग PAN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर, ठीक है। आपने चलो बताया था ये। अभी ना 1 मिनट रुको, तो मैं स्टाफ रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ, 12th वालों का ही होता है ना। आदित्य, हाँ नहीं सर, आदित्य से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक। बोल। हाँ, वो इसमें सिस्टम का साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना, वो रिकॉर्डिंग में, वो तूने भेजा है अगर ना। ते हाँ, वो माइक ऑन, माइक है ना ऊपर तक माइक का ऑप्शन है, उसको बंद कर देगा ना, हाँ तो फिर सिर्फ सर की आवाज आएगी, मतलब जो लेक्चर में चल रहा है वो आवाज आएगी। हाँ, मतलब मेरी आवाज नहीं आएगी उसमें से। हाँ हाँ, तेरे आसपास की आवाज नहीं आएगी। ओके, बाकी सब आवाज आएगी ना अंदर, जो जो सर बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, कंप्यूटर की पूरी आवाज आएगी जो उसमें चल रहा है। और कल क्या हुआ था, मैंने फुल स्क्रीन कर रहा था, ये बंद ही नहीं हो रहा था रिकॉर्डिंग। ज्यादा ही फुल स्क्रीन कर दिया था क्या? हाँ नहीं, उतना नहीं करना था वो, मतलब जितना वो है ना, क्रोम हाँ। का जितना साइज तेरे को लगा उतना ही करने का। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू, हो गया। देख लिया बेटा, यहाँ तक देख लिया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल तक, है ना। इसको यस। PAN से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर वुल है, ठीक है। ऑरलॉन और एक्राइलेन, इसके दो नाम होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, तो ये आप देखते जाओ। टेफ्लॉन था पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन, और ऑरलॉन है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो पान को और लो से याद रखो। आपके घर पे मेहमान आए हैं और एक बार वो पान खा चुके हैं, और आप उसकी दूसरी बार बोल रहे हो कि पान और लो, हम्म। ठीक है, खाने के लिए। तो पान और लॉन, ठीक है ना। और एक्राइलेन भी बोलते हैं उसको, वो भी आप लोग याद रखना बेटा, ठीक है।
और अब इसका जो पॉलीमराइजेशन हुआ ना, वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हुआ। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन मैंने आप लोग को पूरा बताया, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, ये तीनों चीजें इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करी बेटा। अब उसके बाद में है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन वाला जो पॉलीमराइजेशन होता है ना बेटा, उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, है ना। एडिशन वाला जो था वो चेन ग्रोथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कंडेंसेशन वाला जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शो करेगा, तो कुछ और नहीं ढूंढना है बेटा, आपको सिर्फ यही ढूंढना है कि इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, तो बस इस तरह से आप लोग ये कर लोगे। ठीक है, और अब उसके बाद में ये आप लोग को एग्जाम्पल पीछे वो दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ, टेरिलीन और डेक्रॉन, ठीक है, जो के पॉलीएस्टर होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड के कंडेंसेशन से। ठीक है, इथिलीन, इलिन, और टेरेप्थेलिक एसिड का टेरिलीन, और टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रॉन। इस तरह से याद करने की ट्रिक होती है। टेरिलीन के अंदर दो मोनोमर कौन से है, तो टर से टेरेप्थेलिक एसिड और इन से इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दो। टेरिलीन एक क्या है, तो पॉलीएस्टर है, दूसरा नाम उसका क्या होता है, तो डेक्रॉन होता है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना के दिखाया है, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब दोनों OH एंडिंग में और बीच में CH2 और टेरेप्थेलिक एसिड में बेंजीन के पैरा पोजीशन पे COOH। ठीक है, COH और उसके पैरा पोजीशन पे COH, और आपको दिख रहा होगा बेटा H2O निकाल देना है आपको सिंपली। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर दी है इन्होंने, वो ये है कि CH2 के बाद में एक O आना चाहिए था और बाद में फिर C डबल बॉन्ड O आना चाहिए था। ठीक है, तो एक O इसके अंदर मिसिंग है, इसको आप रेक्टिफाई कर लेना। और ये जो C डबल बॉन्ड O और O ग्रुप जो है ना, उसी को हम लोग एस्टर बोलते हैं, और ये एस्टर ग्रुप घड़ी घड़ी रिपीट होने के वजह से ही इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, पॉली एस्टर। ठीक है, दोनों मोनोमर के नाम याद रहेंगे बेटा, क्या है, यस सर। इथिलीन ग्लाइकॉल, 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 टेरेप्थेलिक एसिड। एसिड एंड एसिड, ये जो पॉलीमराइजेशन है वो उसका नाम क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन। सर जो एक क्वेश्चन मैकेनिज्म, है हाँ हाँ बोलो। सर, ये पॉली मीन्स रिपीटिंग होता है? हाँ, पॉलीमर्स, पॉली का मतलब मैनी, मैंने, अच्छा ओके। और मेरोस का मतलब पार्ट्स, ग्रीक वर्ड है पॉलीमेरोस का मतलब मैनी पार्ट्स। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, पॉली यस सर। एस्टर, मैनी एस्टर लिंकेजेस जिसके अंदर हो उसको पॉली एस्टर्स हम लोग बोलते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन इसका नाम होता है, मोनोमर्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन है, मैकेनिज्म कौन सा है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन का है। ठीक है, और इसके यूजेस वगैरह आएंगे तो मैं नीचे डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। फिर उसके बाद में पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स ये आप लोग बेटा ये पढ़ चुके हो, है ना। पॉलीएमाइड्स नाइलॉन 6 का 2-3 बार हो गया अभी के अभी, हेक्सामिथिलीन डायमीन और दूसरा एडिपिक एसिड, और इससे नाइलॉन 6 बनता है बेटा, कंडेंसेशन से ही बनता है, H2O के एमिट होने के बाद ही बनता है। ठीक है, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शीट्स वगैरह बनाने के लिए इसका काम आता है नाइलॉन 6 का, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो है कैप्रोलेक्टम, है ना बेटा, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है। कैप्रोलेक्टम नाम अभी याद करना है, याद होनी चाहिए चीजें, हाँ सर, ये कैप्रोलेक्टम। करवाया था हाँ। और इससे नाइलॉन 6, मैंने तो वैसे पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है आप लोग को 3 वीडियो के अंदर, लेकिन अभी यस रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। यस सर। कैप्रोलेक्टम से नाइलॉन 6 बनता है। 6 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके रिपीटिंग यूनिट में टोटल मिला के सिर्फ 6 ही कार्बन है, एक ये कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो मिला के 6 हो गया बेटा। ठीक है, टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स, रोप्स, है ना, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, पिछला हम लोगों ने पढ़ा है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये सब फैब्रिक्स बनाने के लिए, धागा वगैरह बनाने के लिए ये सब चीजों का यूज करते हैं हम लोग। पॉलीएस्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर वाला,
है ना, ये जो पढ़ा है ना वो पॉलीएस्टर ही है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड के कंडेंसेशन से बन रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर नहीं देखी थी कि किस कंडीशन में बनेगा, तो वो कंडीशन भी आप लोग को याद रखनी रहेगी। इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से ही बनेगा। 420 से 460 केल्विन का टेम्परेचर। और दूसरा स्पेशल कैटलिस्ट जो मैं आपको याद करने बोलूंगा वो पॉलीएस्टर के केस में वो कौन सा है, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। एक जिगलर नाटा याद करा आप लोगों ने, और दूसरा आप लोग याद करोगे जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, है ना। ये इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट टू लास्ट ईयर, नहीं लास्ट ईयर ही, ये कौन सा साल चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, 2020 के पेपर में नहीं, 2019 वाले पेपर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, नहीं 2018 वाले पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि टेरिलिन या डेक्रोन बनाने के लिए जिस इसमें से किस कैटलिस्ट का यूज करा जाता है, तो जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड को यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये सब सेफ्टी हेलमेट्स के अंदर ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल, है ना, ये सब याद रखो बेटा। ये सब आप लोग को एप्लीकेशन तो याद रखने पड़ेंगे, इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, है ना। कॉटन, वुल, फाइबर्स, ये भी आप लोग याद रख लो बेटा। ठीक है, और मेन इसके अंदर जो सबसे काम की चीज याद रखने की थी वो इसके अंदर के जो कैटलिस्ट का है वो नाम याद रखना था, यस जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, याद रख लोगे ये, यस सर। है ना। अच्छा, थर्ड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं। इसका पूरा प्रिपरेशन मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, एक बार आप लोग वीडियो रेफर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिनोल ये है, फॉर्मल्डिहाइड ये है। फॉर्मल्डिहाइड एक H तो ऑलरेडी होगा ना बेंजीन के पास में, ये वाला, तो CH2OH बना देता है, सिर्फ ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा पे बना सकता है, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे बना सकता है। जब सिर्फ ऑर्थो वाला रिपीटेडली कंबाइन होता है एसिडिक मीडियम में, तो एक साथ में वो कंबाइन होके बनाते हैं। देखो ये जो CH2 है ना वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, CH2 और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट होना चाहिए, CH2 फिर यहाँ पे ज्वाइंट, फिर CH2 यहाँ पे ज्वाइंट, और ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बुलाते हैं नोवोलेक। ठीक है, याद रहेगा बेटा, नोवोलेक। हाँ ठीक है, सर। और फिर सर जब इसी नोवोलेक। को नोवोलेक को ही फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हीट करेंगे तो एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बना देता है, उसी को बेकेलाइट बोलते हैं। खास करके इसका जो है ना काम स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में होता है, कोम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ये बनाने के काम आता है बेटा। इलेक्ट्रिकल स्विचेस आप देख लो जिस मटेरियल से बनी हुई दिखती है आपको, वो बेकेलाइट ही होता है। ठीक है, और बेकेलाइट का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था बेकेलाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस क्वेश्चन आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, वरना हमको 4 स्ट्रक्चर बना के देने पड़ेंगे और पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा है। ठीक है ना, नोवोलेक पूछते हैं कि बेकेलाइट से पहले जो मटेरियल बीच में बनता है उसका नाम क्या होता है, तो वो नोवोलेक होता है, और उसके यूजेस क्या होते हैं तो ये आप लोग देख लो। एक होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये पता है ना आपको मेलामाइन क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था, बेंजीन जैसा ही होता है लेकिन उसके 3 कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस्ड होते हैं, और जो भी फिर कार्बन होते हैं ना उसके ऊपर NH2 और NH2 ग्रुप को इस तरह से प्लेस करा जाता है। तो टोटल मेलामाइन के अंदर कितने नाइट्रोजन हो जाते हैं बेटा, 6 नाइट्रोजन। ठीक है, N और N, और जो कार्बन है उसके ऊपर NH2 NH2 NH2, और वो जब फॉर्मल्डिहाइड से कंबाइन होगा तो उसका जो एक NH2 है वो NHCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में इसी का पॉलीमराइजेशन कर देना है, NH2 को NH लिख देना है एक H कम करके, NH2 को एक H कम करके NH लिख देना है, और यहां से OH को हटा देना है, सब तरफ से लिंकेज को ओपन कर देना है, तो ये जो बनेगा वो मेलामाइन पॉलीमर होता है, और इसका एप्लीकेशन अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने में यूज होता है बेटा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना यस रहेगा। सर। हाँ ठीक है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। ठीक है, फिर उसके बाद में कोपॉलीमराइजेशन, ये हम लोग देख चुके हैं बेटा, पूरा का पूरा स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बना चुके हैं। SBR भी इसको बोलते हैं, बुना S भी बोलते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि S इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑटो टायर्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेशन, फ्लोर टाइल्स,
ये सब बनाने के लिए आपका स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर का यूज आता है, ये आप लोग को याद करना रहेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर जो होता है आपका वो लीनियर पॉलीमर है आइसोप्रीन का। थोड़ी देर पहले पीछे आप लोगों ने एक नियोप्रीन वर्ड देखा था, मैंने बताया था आपको कि वो 2 पे क्लोरो होता है, जबकि जो नेचुरल रबर होता है ना आपका वो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमर होता है। वो भी कौन सा आइसोमर, खाली सिस आइसोमर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है आपका स्ट्रक्चर, देखो सिस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि CH2 सेम साइड पर है, CH2 सेम साइड पर है, CH2 सेम साइड पर है। ठीक है ना, ये दो CH2 सेम साइड पर है, ये सेम साइड पर है, ये सेम साइड पर है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, आइडिया आइडिया क्लियर हो गई बेटा आप लोग की यहाँ तक, है ना। अच्छा, अगर इसका जो ट्रांसफॉर्म हो, वो आप लोग को जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखवाऊंगा ना मैं, तो आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्म अगर ये होता, ये तो सिस फॉर्म है, इसको नेचुरल रबर बोल रहे हो बेटा आप लोग, अगर ये ट्रांसफॉर्म होता तो इसको हम लोग गुट्टा पर्चा बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी क्या फिलहाल सर? के लिए आप लोगों को वर्ड गुट्टा पर्चा। नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, वो मैं आपको एट द एंड लिखवाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए नेचुरल ठीक है रबर याद सर। रखो। तो हाँ। याद ये रखना था कि सिस फॉर्म ही चलेगा बेटा, ट्रांसफॉर्म इसका नहीं ले सकते हम लोग, हम्म। सिस फॉर्म ही लेना पड़ेगा, तभी जाके इसको नेचुरल रबर हम लोग बुलाएंगे बेटा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस वगैरह, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वाला जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बताया था पूरा का पूरा। ठीक है, सल्फर की लिंकेजेस होती है इसके अंदर इस तरह से, देखो ये आपका, एक बेटा, ये आपका हो गया नेचुरल रबर, इसके अंदर हम लोग सल्फर की लिंकेजेस बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, 5% सल्फर इज यूज एज अ क्रॉस लिंक एजेंट। ठीक है, तो ये आप लोग जरा देख लो, इसके वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, रबर गेट्स स्टीफेंड, टेम्परेचर जो यूज होता है वो 373 से 415, ये सब कुछ आप लोग को याद रखना है। किस तरह से होता है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस में हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ क्या, सल्फर। ठीक है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इससे रबर गेट्स स्टीफेंड, और कितने परसेंट सल्फर यूज होता है इसके अंदर, 5%। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, अब हो गया सिंथेटिक रबर्स की बात, ये हो गया नेचुरल रबर। काम है, एक ही मिनट बेटा, एक मिनट।